हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नई अवधारणा के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जिसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। यानी कि आज हम जो है हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ेंगे और हर्बर्ट स्पेंसर ने जो थ्योरी बताई है, जो सिद्धांत बताया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, उनका जन्म जो है 1820 और 1903 तक रहा उनका कार्यकाल। 1820 में उनका जन्म हुआ और 1903 में उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो है इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो इंग्लैंड के थे हर्बर्ट स्पेंसर। 1820 से 1903 तक इनका कार्यकाल है। और अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें की हैं और क्या क्या इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले आइए इनकी किताबों पर जो है एक नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन सी इनकी किताबें हैं। और जो सबसे जो है इनका ग्रंथ कहा जाता है समाजशास्त्र में, और वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अधिकतर एग्जाम्स में, अधिकतर कंपटीशंस में भी जो है पूछी जाती है फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसी किताब के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत अपने जो है दिए हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर एक ऐसे सिद्धांतकार हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, एक ऐसे समाजशास्त्री भी कहेंगे कि इनके बिना भी जो है समाजशास्त्र जो है अधूरा सा ही है, ठीक है ना। इनके फाउंडर सोशोलॉजिस्ट हैं ये, यानी कि अग्रणी समाजशास्त्री हैं, शुरुआती समाजशास्त्री हैं, ठीक है। तो पहली किताब इनकी फर्स्ट प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और एक और है प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ किताबें हैं, इनको आप ध्यान से देख लें। कहीं पे भी कोई भी किताब पूछ ली जाती है, और अगर आपको लिखना भी है तो इन किताबों के बारे में भी बेसिक जो है आपका आराम से जो है 2-4 किताब कोट कर करके इनके विषय में लिख सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले, अगर हमें हर्बर्ट स्पेंसर को अगर पढ़ना है तो उससे पहले जो है हमें डार्विन को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत डार्विन के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, वरना क्या, कौन थे डार्विन, क्या इन्होंने किया, क्या था। और डार्विन से ही जो है इन्होंने अपने सिद्धांतों को लिया है, ठीक है। बेसिकली डार्विन जो है एक जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजिस्ट थे, और जो उन्होंने बताया अपने सिद्धांतों में, उसी से ही जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको समाजशास्त्र में अप्लाई किया और इन्हीं के सिद्धांत को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है, समाजशास्त्र में। तो देखते हैं पहले सामाजिक डार्विनवाद किसको कहते हैं, सोशल डार्विनिज्म किसको कहते हैं, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्री चिंतन में सामाजिक उद्विकास वह सबसे महत्वपूर्ण आधार है जिसके कारण पूरी दुनिया में उन्हें एक प्रतिष्ठित जीव विज्ञानी नहीं, समाज विज्ञानी के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है सामाजिक उद्विकास, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उद्विकास के नाते ही हम जो है हर्बर्ट स्पेंसर को जानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की जो पहचान है वो जो है सामाजिक उद्विकास के नाते ही जो है समाजशास्त्र में बनी है। यही जो है इनका मेन सिद्धांत है, ठीक है ना। सामाजिक उद्विकास के बारे में स्पेंसर के विचार एक बड़ी सीमा तक डार्विन द्वारा प्रस्तुत उद्विकास की अवधारणा से प्रभावित हैं। यानी कि डार्विन ने भी उद्विकास का सिद्धांत दिया। डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत बायोलॉजी में दिया, ठीक है, बायोलॉजी में दिया इन्होंने। और बायोलॉजी के सिद्धांत को जो है इन्होंने फिर समाजशास्त्र में अप्लाई कर दिया। तो इन्होंने जो है सोशल इवोल्यूशन करके जो है अपने सिद्धांत में जो है महारत हासिल की, ठीक है। फलस्वरूप डार्विन की उद्विकासवादी विचारधारा के आधार पर स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास से संबंधित जो विचार प्रस्तुत किए उन्हीं को सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है, ठीक है ना। सामाजिक डार्विनवाद को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले उद्विकास की अवधारणा तथा उद्विकास के बारे में डार्विन के विचारों को संक्षेप में स्पष्ट किया जाए या उनको समझा जाए, ठीक है ना। अगर हमें उद्विकास को जानना है तो सबसे पहले हम डार्विन के, यानी कि डार्विन ने क्या बताया उद्विकास के बारे में, उसको जान लेते हैं। तो यह है मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि उद्विकास का अर्थ क्या मतलब है, उद्विकास किसको कहते हैं, उद्विकास, इसके बारे में जानते हैं। शाब्दिक रूप से अंग्रेजी शब्द के इवोल्यूशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इवोल्वरी से हुई है, ठीक है, इवोल्वरी से मानी जाती है। ई का अर्थ बाहर की ओर, आउट, यानी कि बाहर की ओर मतलब आउट का है, तथा वोल्वरी का अभिप्राय फैलने या प्रकट होने, टू अनफोल्ड है, ठीक है ना। तो इससे स्पष्ट होता है
कि किसी वस्तु के फैलने या बढ़ने की प्रवृत्ति को ही उद्विकास कहा जाता है। ठीक है, जब कोई भी चीज फैल जाती है या कोई भी चीज जो है अपना विस्तार रूप जो है धारण कर लेती है, तो उसी को ही जो है उद्विकास कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी चीज अगर अपने अपने आकार में विस्तार कर रही है या कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो वो जो है पूरे का यानी कि हर चीज उद्विकास हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं आगे। इसके बाद भी प्रत्येक वस्तु का बढ़ना या फैलना उद्विकास नहीं कहलाता है ना, नहीं होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बढ़ते हुए ढेर को हम उद्विकास नहीं कहेंगे। अगर कोई मिट्टी का ढेर पड़ा है और उसमें हम और मिट्टी डाल दें और मिट्टी डाल दें, उस ढेर को जो है हम बढ़ा दें, तो वो उद्विकास नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई सरल विशेषता धीरे धीरे जटिल रूप ले लेती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, उद्विकास किसको कहेंगे? उद्विकास कहेंगे अगर कोई चीज या कोई भी वस्तु सरल है, ठीक है, और वो जो है अपना विकास करते 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 वो जो है एक जटिल प्रक्रिया जो है बन जाती है, तो उसको जो है हम कहेंगे उद्विकास हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो जटिल, सरल से जटिलता की ओर जो भी प्रोसेस होता है उसको हम उद्विकास कह सकते हैं। यानी कि सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया को हम उद्विकास कह सकते हैं, है ना। और ये जो उसका जो बढ़ने का जो क्रम है वो जो है एक सीरियल से ही होगा। ये नहीं कि कहीं भी ऊट पटांग कोई भी चीज बढ़ रही है, नहीं, एक उसका एक नियम है, एक जो है स्टेप बाय स्टेप वो चीज अगर बढ़ेगी तो उसको जो है हम उद्विकास कहेंगे। यानी कि सरलता से जटिलता की ओर जो भी प्रोग्रेस या परिवर्तन होता है उसको जो है हम उद्विकास कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई सरल विशेषता धीरे धीरे जटिल रूप ले लेती है। आगे ना, सरल विशेषता धीरे धीरे जटिल रूप ले लेती है। इस आशय को स्पष्ट करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के विचारों से सहमत होते हुए लिखा है ना। यानी कि ये जो है इस बात से सहमत हुए हर्बर्ट स्पेंसर की कोई भी अगर सरल चीज है और वो धीरे धीरे जटिल रूप में परिवर्तित हो रही है तो ये उद्विकास है। इस बात को जो है सहमत थे, इस बात से जो है डार्विन की इस बात से जो है हर्बर्ट स्पेंसर सहमत थे, और उन्होंने फिर आगे इनके विचारों से सहमत होकर क्या लिखा है वो देखते हैं। कि ये हर्बर्ट स्पेंसर की कोटेशन है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी सरल चीज अगर जटिलता में बदल जाती है, इन 3 लाइनों का मतलब वही है। ये जो 3 लाइनें लिखी है ना, उसका मतलब यही है कि जब कोई सरल चीज जटिल चीज में बदल जाती है तो उसको जो है हम उद्विकास कहेंगे। ठीक है ना। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या विशेषता में होने वाले परिवर्तन अनेक स्तरों के माध्यम से होता है। परिवर्तन अनेक स्तरों के माध्यम से होता है तथा प्रत्येक आगामी स्तर में उस वस्तु या विशेषता का रूप पहले से अधिक जटिल होता जाता है। तो अगर इस तरह का कोई कार्य हो रहा है, कोई चीज सरल है और वो स्टेप बाय स्टेप जटिल होती चली जा रही है, तो उसको जो है हम उद्विकास कह सकते हैं। अभी समझ में आ जाएगा जब हम एक दो उदाहरण के द्वारा इसको आगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज जटिल हो रही है, कौन सी चीज सरल है, किस प्रकार से जटिल हो रही है। ठीक है, आइए तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत क्या है वो अब हम पढ़ते हैं। उद्विकास के सिद्धांत को मुख्य रूप से डार्विन के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं भी बच्चों आता है एग्जाम कि उद्विकास का सिद्धांत किसका है, किसने दिया, तो अगर वहाँ डार्विन लिखे हैं तो उनको जो है डार्विन को ही जो है टिक करना है, उसके लिए हर्बर्ट स्पेंसर को टिक नहीं करना है। हाँ, अगर डार्विन नहीं लिखा है और हर्बर्ट स्पेंसर लिखे हैं तो फिर जो है हर्बर्ट स्पेंसर को टिक करना है। ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत से बच्चे जो हैं जो समाजशास्त्र पढ़ने वाले हैं वो जो है उद्विकास देखते ही जो है हर्बर्ट स्पेंसर को टिक कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए, गलत है। क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जो है उद्विकास का सिद्धांत किससे लिया? डार्विन से ही लिया। इसलिए जो जनक हैं उद्विकास के जो फादर हैं वो कौन है? वो डार्विन ही है। ठीक है, डार्विन एक जीव शास्त्री थे जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ना। इनकी ये बहुत फेमस पुस्तक है
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि प्राणियों की उत्पत्ति, है ना, या जातियों की उत्पत्ति, सन 1859 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले सभी तरह के जीवों और पेड़ पौधों की उत्पत्ति के बारे में लोगों को कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं थी। ठीक है, जब तक डार्विन ने इस किताब के बारे में नहीं बताया था, तो जब तक ना तो पेड़ों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी थी व्यक्तियों को, और ना ही जो है मनुष्य के बारे में ज़्यादा जानकारी थी कि किस प्रकार से जो है उनका वृद्धि होती है, किस प्रकार से उनका जो है मतलब जीवन आगे बढ़ता है, यानी कि उद्विकास क्या है वास्तव में, उसके बारे में जो है कोई जानकारी नहीं थी। साधारणतया उनकी उत्पत्ति को एक अलौकिक रचना के रूप में ही देखा जाता था। डार्विन ने गहन अध्ययन के बाद यह स्पष्ट किया कि आरंभ में पृथ्वी पर किसी तरह का जीवन नहीं था। ठीक है, डार्विन ने बताया कि अगर शुरुआती तौर में जाएं तो जो है इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जो है किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी पर बहुत सरल प्रकृति के जीवों का जन्म हुआ, है ना, यानी कि जन्म होना आरंभ हुआ, और समय बीतने के साथ ही इन जीवों की शारीरिक रचना में भी परिवर्तन होने लगा। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे जो है जब रासायनिक क्रियाएं हुई इस समाज में या इस दुनिया में, तो जो है फिर धीरे धीरे जन्म हुए व्यक्तियों के और जीवों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी जो है लगातार जो है परिवर्तन आने लगे। अपने अध्ययन के आधार पर डार्विन ने स्पष्ट किया है कि आरंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु का रूप बहुत सरल होता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रारंभ में कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, तो उसका जो रूप होगा वो क्या होगा, एकदम से सरल होगा, सिंपल होगा। ठीक है, यह दशा अनिश्चित और असंबद्ध समानता की दशा होती है। ठीक है ना, इसका तात्पर्य है कि आरंभिक स्तर पर एक जीव के विभिन्न अंग एक दूसरे के इतने समान होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पृथक कर सकना बहुत कठिन होता है। आगे ना बात समझ में, यानी कि अगर हम किसी भी सरल चीज को देखेंगे, अगर हम किसी भी सरल वस्तु का अध्ययन करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी अंग हैं या जितने भी उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो जो है अलग नहीं होंगे, वो उसी में ही जो है ऐसा लगेगा कि पूरे का पूरा जो है एक छोटी सी संरचना है, जिसको हम सावयव कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे जब उसका जो है प्रोग्रेस होती रहती है, प्रोग्रेस होगी उसकी, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होनी शुरू होगी, तो उसमें धीरे धीरे जो है उसके अंग जो है निकल करके सामने आने लगते हैं, और वो जो सरल से जो है एक जटिल प्रकार की संरचना में परिवर्तित होने लगती है। ठीक है ना, आई बात समझ में, ऐसे ही आ जाएगा। आगामी स्तरों पर जैसे जैसे जीव का विकास होता है, उसके विभिन्न अंग एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब शुरुआत में कोई बच्चा भी पैदा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, तो वो भी जो है बड़ा मतलब उसके भी अंग जो है वैसे तो स्पष्ट होते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं, और बहुत सॉफ्ट होने के नाते जो है उनको हम कहीं पे भी कुछ भी मतलब इधर घुमा दें उधर घुमा दें, और देखा होगा जब बड़े बूढ़े होते हैं घर पे, तो उनकी जो एक्सरसाइज कराते हैं तो उनके हाथ पैरों को इधर उधर कर देते हैं, है ना, तो वो सरल जो है एक स्ट्रक्चर है, सरल जो है एक संरचना है। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है ना, समझो 10-15 साल का हो गया, 8-10 साल का हो गया, तब उसके हाथों को इस प्रकार से नहीं कर सकते जैसा कि बचपन में कर सकते थे। ठीक है ना, जब वो छोटा था, तो यही एक सरल संरचना होती है, और धीरे धीरे जब उसकी वृद्धि होने लगती है तो वो जो है एक प्रकार से जटिल संरचना में तब्दील हो जाती है, जटिल संरचना बन जाती है, और उसके अंग जो है और ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। तो इसी को ही जो है उद्विकास कहते हैं। यानी कोई भी एक सिंपल चीज़ है और वो जो है फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, तो इसी को ही जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने या डार्विन ने जो है उद्विकास कहा है। ठीक है ना, आगामी स्तरों पर जैसे जैसे जीव का विकास होता है, उसके विभिन्न अंग एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं, और उन अंगों के बीच पाए जाने वाले संबंध को समझना भी संभव हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। अब एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इससे भी नहीं समझ में आएगा तो इसके बाद फिर एक और उदाहरण है, उसके द्वारा हम समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, उदाहरण के लिए हम एक बीज को ले लें, है ना, कोई भी एक बीज है, इसमें लिखा हुआ है वैसे, और मैं जो है वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसमें। अगर हमने कोई भी एक बीज लिया किसी भी
चीज़ का बीज हो सकता है वो बीज जो होता है एकदम से बड़ा सरल टाइप का होता है। इस प्रकार का कोई भी एक बीज होता है, ठीक है। इसको अगर हम जमीन में जो है अगर हमने बो दिया ये, ठीक है, ये समझ लो जमीन है और ये हमने जो है रोपित कर दिया जमीन में, तो ये धीरे धीरे जो है, अभी तो ये सिंपल है एकदम, इसमें नहीं मालूम इस बीज में पता नहीं कि कितना बड़ा विशाल वृक्ष होगा, किसी को नहीं मालूम है। इसकी क्यों क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि अभी एक सिंपल फॉर्म में है अपने। लेकिन जब हम इसको बो देते हैं, रोपित कर देते हैं, तो फिर जो है ये जो है एक वृक्ष के रूप में बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकता है। और जब ये पेड़ बन जाता है तो इसके तने, पत्तियां, फ्रूट्स और जो भी कुछ इस पे आने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी निकल आती हैं ना। तो यही इसमें समझाने का प्रयास किया है कि जो कोई भी बीज होता है प्रारंभ में बड़ा सरल होता है, लेकिन जब हम उसको ज़मीन में रोपित कर देते हैं या बो देते हैं तो फिर जो है वो एक अपना एक वृक्ष के रूप में, यानी कि उसके जो अंग हैं वो एकदम से स्पष्ट हो जाते हैं। टहनियाँ, पत्तियाँ, फल, फूल, जड़, तने, मतलब सब बड़ा हो जाता है। तो वो जो है एक जटिल संरचना में तब्दील हो जाता है कोई भी पेड़, ठीक है। देखते हैं, उदाहरण के लिए जड़ों से पेड़ को भोजन मिलता है, टहनियाँ उसकी वृद्धि में सहायता करती हैं, छाल पेड़ को जो है गर्मी सर्दी से जो है बचाने का प्रभाव करती है, पत्तियाँ धूप और वायु को ग्रहण करके उसके स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, ठीक है। इस प्रकार जो वस्तु प्रारंभ में असंबद्ध होती है, आगामी स्तरों पर उसके अंगों के बीच परस्पर निर्भरता तथा संबद्धता विकसित होने लगती है, ठीक है। इसी को डार्विन ने अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता की ओर होने वाला परिवर्तन कहा है। यही है वास्तव में जो है उद्विकास, ठीक है। अब एक और उदाहरण इन्होंने दिया है, उसको भी जो है हम समझ लेते हैं ये किस चीज़ का है। देखो, डार्विन के अनुसार उद्विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक का मतलब एक निश्चित होने वाली प्रक्रिया है, क्रम से होने वाली प्रक्रिया है, जो अनेक स्तरों के द्वारा किसी वस्तु अथवा जीव में परिवर्तन की दशा पैदा करती है। उदाहरण के लिए मानव की आरंभिक रचना नर वानर जैसे चिंपैंजी, ऑर्गन पता नहीं क्या है, गोरिल्ला के रूप में थी, ठीक है। अगर हम जब अपने पूर्वजों की बात करते हैं तो हम मानते हैं ना कि हमारे पूर्वज जो है बंदर थे, चिंपैंजी थे, गोरिल्ला टाइप के थे, ठीक है ना। लेकिन मानव नर वानर के रूप में भी सभी तरह की क्रियाएं और व्यवहार करता था। दूसरे स्तर पर जब मानव ने दो पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू किया तो उसके पैरों की बनावट में परिवर्तन होने लगा तथा पेट का आकार बहुत संतुलित हो गया। आगामी स्तर में नीचे की ओर लटका हुआ मुंह चपटे आकार का हो गया और नाक और कान की बनावट में भी परिवर्तन स्पष्ट होने लगे, ठीक है ना। ये धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है मानव में। बंदर था, गोरिल्ला था, लेकिन फिर वो जो है सीधे होकर चलने लगा तो उसका जो पेट है, हाथ पैर हैं, मुंह है, वो भी जो है एकदम से सुडौल होने लगा। इस स्तर पर अधिकांश काम हाथों के द्वारा होने के कारण उंगलियां अधिक पतली और संतुलित बनने लगी। मुंह के हिस्सों पर रक्त का अधिक दबाव न रहने से मानव की जीभ इतनी पतली हो गई कि वह स्पष्ट रूप से कुछ शब्दों का उच्चारण करने लगा, ठीक है। अगर नीचे लटका रहता है चेहरा तो उससे जो है जीभ जो है मोटी हो जाती है, और अगर हमारा चेहरा सीधा होता है और हमारे चेहरे पर ज़्यादा बोझ नहीं होता है तो हमारी जीभ पतली रहती है, जिसके कारण हम जो है अपनी जीवा को चला सकते हैं और इसके द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार लाखों वर्षों की अवधि में मानव की जीव रचना एक अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल गई, ठीक है ना। आरंभिक स्तर पर जिस मानव का जीवन बहुत सरल था, विकास के प्रत्येक अगले स्तर पर उसका जीवन लगातार पहले की तुलना में जटिल होता चला गया, ठीक है ना। अब क्या है, उद्विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए डार्विन ने यह भी बतलाया है कि उद्विकास की प्रक्रिया किसी वस्तु या जीव की रचना से संबंधित आंतरिक शक्तियों के प्रभाव के आगे बढ़ती है। इसका तात्पर्य यह है कि सरलता से जटिलता की ओर होने वाले परिवर्तन किसी बाहरी दशा प्रभाव से नहीं होता, बल्कि जीव रचना के अंदर छिपी हुई आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से ही कार्य करता है। संक्षेप में
यही डार्विन का उद्विकासवादी सिद्धांत है। ठीक है, आज हमने डार्विन के उद्विकासवादी सिद्धांत पर प्रकाश डाला है। डार्विन को ही पढ़ा है, हार्वर्ड स्पेंसर को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो इससे जो अगला वीडियो आएगा वो हार्वर्ड स्पेंसर का उद्विकास आएगा, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और तो उसको भी जरूर ध्यान से पढ़ना होगा। तभी जो है हमें जो है समाजशास्त्र में उद्विकास की क्या भूमिका है वो समझ में आएगी। ये तो हमने आज डार्विन का पढ़ा, लेकिन है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट कि उद्विकास आया कहाँ से, डार्विन से आया। डार्विन ने क्या क्या चीज़ें बताई वो इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, दोस्तों में, और पसंद आए वीडियो को तो लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।